हेलो बच्चों, तो आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में जो कि है ऑल अबाउट एनसीईआरटी। जैसा कि आप सभी को पता है, आजकल मैं शब्द रचना, उपसर्ग, प्रत्यय और समास आपको पढ़ा रही हूँ। मैंने कल आपका जो प्रत्यय था वो अच्छी तरह आपको पढ़ा दिया था, उपसर्ग भी मैंने आपको पढ़ा दिया है। तो आज हम लोग करने वाले हैं समास। समास आपने अपनी पहली ही क्लासों में पढ़ा होगा, लेकिन कोई कोई स्कूल जो होते हैं वो समास का कॉन्सेप्ट आठवीं क्लास से ही स्टार्ट करते हैं। तो आज मैं आपको समास पढ़ाने वाली हूँ। समास बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो कि आपका क्लास 10th तक जाता है, तो इसलिए आपको समास को बहुत अच्छी तरह समझना है। ठीक है, ज़्यादा बड़ी चीज़ नहीं है, छोटी सी चीज़ है और काफ़ी इजीली आप समझ भी जाओगे। लेकिन समझने से पहले और लर्न करने से पहले अच्छी तरह से लर्न करना है तो आपको ऑल अबाउट एनसीईआरटी देखना होगा। और ऑल अबाउट एनसीईआरटी को प्रमोट करने के लिए या उसको मोटिवेट करने के लिए आप लोग सब्सक्राइब का बटन दबा सकते हो, जिससे कि हमें और मोटिवेशन मिले आपके लिए ऐसे ही एजुकेशनल वीडियोज़ लाने के लिए। तो सबसे पहले देखते हैं समास होता क्या है। अब जब मैं समास की बात कर रही हूँ डियर स्टूडेंट्स, तो आपके मन में क्या आता है? समास क्या है? समास का तात्पर्य है संक्षिप्त करना। संक्षिप्त यानी कि छोटा करके लिख देना, बस इतना सा कॉन्सेप्ट है। तो अब देखो, जैसे मैंने कहा राधा और कृष्ण, मैं ऐसे भी तो कह सकती हूँ राधा कृष्ण और बीच में योजक चिन्ह लगा दिया। स्नान के लिए घर में स्नान घर भी कह सकती हूँ, है ना। चंद्रमा के समान मुख वाली चंद्रमुखी भी कह सकती हूँ, है ना। तीन है लोचन जिसके अर्थात शिव यानी कि त्रिलोचन, है ना। तो अब देखो, सबसे पहले समास को समझने से पहले कुछ चीज़ों को समझ लो, जैसे समस्त पद। अब जैसे मेरे पास गंगा है, गंगा प्लस जल मैंने करा और मेरे को समास निर्माण करना है। या समास का अर्थ डियर स्टूडेंट यही होता है कि कोई भी पद, कोई भी दो या दो से अधिक पदों को कैसे करके लिखना, छोटा करके लिखना। जैसे गंगा जल और मेरे पास है यहाँ पे गंगा प्लस जल। अब देखो समास समस्त पद क्या होता है। समस्त पद गंगा प्लस जल। अब देखो गंगा प्लस जल दोनों को मिला के मेरे को क्या मिल रहा है, जो शब्द मिल रहा है गंगा जल, वो आपका समस्त पद हुआ। जैसे समासिक प्रक्रिया के फलस्वरूप जो नया शब्द होता है उसको हम लोग समस्त पद कहते हैं। ठीक है, अब देखो समस्त पद सब लोग समझ गए हो। अब समास तो मैंने आपको समझा ही दिया, लेकिन डेफिनेशन बता देती हूँ। परस्पर संबंध रखने वाले दो या दो से अधिक शब्दों के संक्षिप्तकरण मेल की प्रक्रिया को समास कहते हैं। यानी कि दो या दो से अधिक पदों को छोटा करके लिखने की क्रिया को हम समास कहते हैं। जैसे मैंने कहा नील कमल, नीला है जो कमल, ठीक है, नीला है जो कमल, इतना बड़ा मैं नहीं लिखना चाहती हूँ, मैंने नील कमल लिख दिया। ठीक है, अब हम समझते हैं समास विग्रह। समासिक शब्दों के बीच के संबंध को स्पष्ट करना ही समास विग्रह कहलाता है। यानी कि आप जो वो शब्द है उसका संबंध जब आप जो है स्पष्ट कर रहे हैं तो वो क्या कहलाएगा, समास विग्रह कहलाएगा। जैसे समस्त पद मेरे पास है नील कमल। अब नील कमल से मैं क्या समझ रही हूँ, नीला है जो कमल, है ना, तभी नील कमल है। फिर मेरे पास है गंगा जल, गंगा का जल, है ना, उसे ही तो हम गंगा जल कहेंगे। तो इसलिए समस्त पद के संबंध को स्पष्ट करने को हम लोग समास विग्रह कहते हैं। समासिक पदों के बीच में संबंध को स्पष्ट करना ही समास विग्रह कहलाता है। ठीक है, अब देखो ये इतना सब हमने समझ लिया, बहुत ही सिंपल टॉपिक था, मैंने पूरा अच्छी तरह समझा दिया। समास का अर्थ होता है संक्षिप्त करके लिखना, यानी कि छोटा करके लिखना। अब आ जाते हैं कुछ एक और रूल में, जो कि है पूर्व पद और उत्तर पद। अब देखो, जब तुम समास करते हो, जिसका समास करो, जैसे गंगा जल, गंगा प्लस जल, तो जो पहला शब्द है गंगा वो आपका पूर्व पद होगा और जो जल है वो आपका उत्तर पद होगा। ठीक है, पहला वाला पूर्व पद और दूसरा वाला उत्तर पद, और दोनों को मिला के हमें मिलता है एक समस्त पद जो कि है गंगा जल, है ना। और गंगा जल जो ये लिखने की प्रक्रिया है संक्षिप्त करके, इसको समास कहते हैं। उनका अर्थ को स्पष्ट करना, उनका संबंध स्पष्ट करना, गंगा का जल, ये समास विग्रह कहलाता है। पूर्व पद उत्तर पद सबको आगे होंगे समझ में। अब संधि और समास में अंतर, बच्चे क्या कहते हैं संधि और समास में कुछ अंतर ही नहीं, संधि और समास में अंतर है। संधि और समास में अंतर होता है, संधि वो दो वर्णों के मेल से बनता है एक शब्द,
और समास में दो पदों के मेल से एक शब्द आपका बनता है, जो कि होता है आपका समस्त पद, जो दो या दो से अधिक पदों को जोड़ के एक शब्द बनाया जा रहा है। वहीं संधि में दो या दो से अधिक वर्णों को जोड़ के एक शब्द बनाया जाता है। ठीक है, अब समास में दो पद होते हैं, उत्तर पद तथा पूर्व पद, और जबकि संधि में यह नहीं होता है। ठीक है, ऐसा कुछ रूल नहीं है उसमें। संधि और समास में एक समानता है कि दोनों में विग्रह तथा मेल होता है, यानी कि विग्रह भी हो रहा है, कौन से दो वर्णों से वो मिलकर बन रहा है, और क्या मेल कैसा हो रहा है। ठीक है, यही संधि में संधि विच्छेद होता है और समास में समास विग्रह होता है। ठीक है, तो अब हमने ये भी समझ लिया अंतर। अब आ जाते हैं समास के भेद में। समास के कितने भेद होते हैं? समास के 6 भेद होते हैं। कौन कौन से? अव्यय भाव समास, जो कि आपका होता है अव्यय वाला, जो कि मैं अभी आपको समझाऊंगी अच्छी तरह, डोंट वरी। तत्पुरुष समास, उसके बाद कर्मधारय समास, द्विगु समास और द्वंद्व समास और बहुविधि समास। तो ये है आपके 6 समास, जो कि बहुत ही सिंपल हैं, डोंट वरी। अब अव्यय भाव समास में अगर मैं आती हूँ, तो ये समास का जो पहला पद होता है वो अव्यय तथा प्रधान होता है। अव्यय, अब अव्यय किसे कहते हैं? अव्यय वो शब्द होते हैं जिनमें लिंग वचन कारक काल आदि के कारण कोई भी परिवर्तन नहीं आता है। ठीक है, जैसे मेरे पास है एक समस्त पद आजन्म। आजन्म का अगर मैं विग्रह करूं, जन्म से लेकर, ठीक है, जन्म से लेकर, जन्म शब्द सब में सिमिलर रहेगा, चाहे मैं लड़की के लिए बोलूं चाहे मैं लड़की के लिए बोलूं। लड़का जन्म लेता है, लड़की जन्म लेती है, दोनों में कोई अंतर नहीं है। इसका मतलब जन्म आपका अव्यय है, और जिसका पहला शब्द अव्यय से स्टार्ट हो वो आपका अव्यय भाव समास कहलाता है। इसे कभी भी एग्जाम में जब भी लिखने जाओ तो पहले उसका विग्रह करके देख लो कि वो क्या कह रहा है ना। जैसे अजन्म है तो आप डायरेक्ट तो बता नहीं दोगे अव्यय भाव है, तो पहले विग्रह करोगे कि भाई क्या संबंध दे रहा है, तो आप कहोगे कि जन्म से लेकर। अब जन्म शब्द सबके लिए सिमिलर रहेगा, लिंग में दोनों के लिए सिमिलर रहेगा, वचन में सिमिलर रहेगा, है ना। उसके बाद अगर मैं बात करूँ यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार। अब शक्ति शब्द लड़का लड़की सब में सेम रहे, तो ये भी अव्यय है। तो आप देखो, मैं कुछ शब्द बताती हूँ जो कि अव्यय भाव समास में आते हैं, जैसे आ, भर, प्रति, ला, यथा। ये शब्द हैं 5 जो कि अव्यय भाव समास में आते हैं, जो कि बहुत कॉमन है, हमेशा आते हैं। ठीक है, अब आते हैं तत्पुरुष समाज में। ठीक है, अभी हमने अव्यय भाव समास पढ़ा, अब तत्पुरुष समाज पढ़ते हैं। जिस समास में उत्तर प्रत प्रधान होता है तथा पूर्व प्रत गौण होता है और समस्त पद बनाते समय कारक चिन्ह का लोप हो, उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। बहुत सिंपल सा है, इतना ज़्यादा इसको याद करने की ज़रूरत नहीं है कि प्रधान होता है गौण होता है। आपको सिर्फ इतना याद करना है कि जब हम इसका विग्रह करते हैं ना, तो बीच में हमें कारक चिन्ह मिल जाते हैं, और इनका समस्त पद बनाते समय इनका जो कारक चिन्ह होते हैं उनका लोप हो जाता है, यानी कि वो उनको बीच में से हटा देते हैं और उन दोनों शब्दों को जोड़ देते हैं। जैसे अगर मैं आपको एग्जांपल दूँ, वन मग्न, तो वन मग्न जो है वो दो, जब मैं उसका विग्रह करूँगी तो मेरे को मिलेगा वन को मगन। अब बीच में आ रहा है को, जो कि है आपका कारक चिन्ह। अब कारक सबने पढ़े होंगे, है ना। कर्ता ने कर्म को करण से के संप्रदान के लिए, अपादान से पर, और उसके बाद फिर आपने अधि संबंध पढ़ा होगा काके की, अधिकरण में मैं और पर। ठीक है, तो फिर संबोधन भी होता है, संबोधन करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये आपने पढ़े होंगे कारक चिन्ह। ठीक है, अगर नहीं पढ़े हैं तो 7th की बुक होगी हिंदी ग्रामर की, उसमें से रिवाइज कर लो। ठीक है, तो अब ये पूरा जो तत्पुरुष है वो कारक चिन्हों में ही है। तो जैसे अगर आपके पास कारक चिन्ह आता है विग्रह करने में, तो समझ जाओ कि ये तत्पुरुष समाज है। यथा प्राप्त, यश को यश प्राप्त, यश प्राप्त, यश को प्राप्त, को का लोप कर दिया तो क्या बन गया? यश प्राप्त, है ना। तो ये
आप सभी को समझ में आ गया होगा, विग्रह करते समय कारक चिन्ह मिलता है और समस्त पद बताते समय कारक चिन्हों का लोप हो जाता है, यानी कि वो हटा दिए जाते हैं। अब इनके जो आपका तत्पुरुष समास है उसके 6 भेद हैं, जो कि है कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष, अधिकरण तत्पुरुष। तो अब देखो, कर्म तत्पुरुष, कर्ता ने कर्म को, कर्म का कारक चिन्ह होता है को। अब जिसका भी विग्रह करते समय हमें बीच में को मिलेगा, हमें पता चल जाएगा कि ये आपका कर्म तत्पुरुष है। ठीक है, जैसे वन गमन में आपका मैं अगर विग्रह करूँ तो वन को गमन, तो को आया, यानी कि ये तो कर्म तत्पुरुष है। ठीक है, हमें क्योंकि पता है कि कर्म कारक का जो चिन्ह होता है वो को होता है। ठीक है, पद प्राप्त, पद को प्राप्त, को आ रहा है, फिर से कर्म तत्पुरुष है ना। अब आते हैं करण तत्पुरुष में। करण का क्या होता है कारक चिन्ह? से या के द्वारा, जिसके द्वारा हम कोई चीज़ करते हैं। करण और अधिकरण में बहुत अपादान में बहुत अंतर है, वो मैं आपको बताऊंगी अभी बाद में। ठीक है, जैसे मेरे पास है बाढ़ पीड़ित, यानी कि बाढ़ से पीड़ित लोग जो हैं, इसमें जो है आपका से आ रहा है, इसका और से का लोप करने के बाद हमें मिल रहा है बाढ़ पीड़ित। तो इससे ये क्या हो, करण तत्पुरुष, क्योंकि हमें पता है कि विग्रह करने में से या के द्वारा आया तो सीधे सीधे करण तत्पुरुष में बता देना। लेकिन इतनी जल्दी भी मत करना, अपादान और करण तत्पुरुष में अंतर समझने के बाद ही आप लोग ऐसा करेंगे। ठीक है, अब आते हैं संप्रदान तत्पुरुष में। संप्रदान का होता है के लिए, जैसे गौशाला, गायों के लिए शाला है ना, के लिए का लोप हो गया तो गौशाला हमें मिल गया। तो इसलिए हम समझ गए कि ये संप्रदान तत्पुरुष है, क्योंकि इसमें के लिए आ रहा है समास विग्रह करने में। ठीक है, अब अगर मैं अपादान में आऊँ तो अपादान में आपका से होता है अलग होने के भाव में। ठीक है, जैसे धर्म विमुख, धर्म से विमुख, दोष रहित, दोष से रहित, यानी कि उस इंसान के अंदर दोष नहीं है। वहीं अगर मैं करण तत्पुरुष की बात करूं तो वो आपका हेल्पिंग के लिए होता है। जैसे मैं पेन के द्वारा लिखती हूँ, उससे मैंने जो है कॉपी मांगी है ना, उसकी कॉपी की मदद से। अब देखो, जब मैं करण की बात कर रही हूँ, इसमें आप लोग हेल्प का भाव दे रहे हो। जैसे बाढ़ से पीड़ित है ना, उससे पीड़ित, अलग होने का भाव नहीं आ रहा है। वहीं दोष रहित अगर मैं बोलूँ तो दोष से रहित, यानी कि दोष नहीं है उसमें, है ना। तो ये आपको समझना पड़ेगा। अब आता है हम संबंध तत्पुरुष में। जैसे इसमें संबंध कारक की विभक्तियों का, जैसे का, के, की या रा, रे, री का लोप हो जाता है। जैसे सेनापति, सेना का पति है ना, का आया तो हम समझ गए कि भैया ये संबंध तत्पुरुष है। अधिकरण तत्पुरुष में या पर आएगा। ठीक है, जैसे अगर मैं आपको बताऊं, वनवास, वन में निवास है ना, वन में वास, में आ गया तो हम समझ गए अधिकरण है ना, अधिकरण। अब देखो, नेक्स्ट हम आते हैं कर्मधारय समास में। अभी हमने तत्पुरुष समास के भेद और तत्पुरुष समास पढ़ लिया। कर्मधारय समास क्या होता है? बहुत ही सिंपल होता है। विशेषण विशेष सबने पढ़े होंगे है ना। नीला कपड़ा मीन्स नीला आपका इसमें विशेषण है और कपड़ा आपका विषय है। ठीक है, तो अब इसमें क्या होता है ना, विशेषण विषय जो होते हैं उनका संबंध होता है। जैसे प्रधानमंत्री, प्रधान है जो मंत्री। काली मिर्च, काली है जो मिर्च। चरण कमल, कमल के समान चरण। घनश्याम, घन के समान श्याम है ना। तो ये सब आपके कर्मधारय समास में आते हैं, क्योंकि इसमें हमेशा संबंध है। अब हम काली मिर्च, मैं कहती हूँ कि मेरे को काली मिर्च चाहिए, यानी कि जो मिर्च काली है वो चाहिए मेरे को, है ना। तो इसमें विशेष और विशेषण का संबंध दिख रहा है हम। अब यहाँ पे देखो, नेक्स्ट आता है द्विगु समास। द्विगु समास क्या होता है? जिसका पहला पद संख्यावाची होता है। जैसे त्रिवेणी, 3 वेणियाँ। नवरात्रि, 9 रात्रियों का संहार। तिरंगा, 3 रंगों का समास है ना। तो अब हम आते हैं नेक्स्ट द्वंद्व समास में। अब क्या, जैसे हमारे पास है और आ गया ना बीच में, कभी भी समास विग्रह करते समय और आ जाए तो समझ जाओ कि द्वंद्व समास है। राधा कृष्ण, बीच में योजक का साइन आ जाता है तो समझ जाया करो समास विग्रह करते समय और आएगा। ठीक है, राधा कृष्ण यानी कि राधा और कृष्ण। सत्य असत्य, सत्य या असत्य,
मोटा पतला, मोटा या पतला और पतला, मोटा और पतला, ठीक है। कहीं कहीं पे या आता है, कहीं कहीं पे और आता है, ठीक है, ये समझ जाना आप लोग। अब नेक्स्ट है बहुवीरी समास। बहुवीरी समास और बच्चे किसमें कंफ्यूज होते हैं? बहुवीरी समास, कर्मधारय समास और द्विगु समास में। अब इसमें अंतर मैं आपको पहले बाद में बताऊंगी, पहले मैं बता दूं बहुवीरी समास होता क्या। ऐसा समास जिसका कोई पद पहले प्रधान नहीं होता, बल्कि दोनों पदों को मिलाकर किसी अन्य पद समस्त पद का निर्माण किया जाता है, और लेकिन वो विशेष है, मतलब विशेष है, वो एरे गैरे के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है, वो बहुत ही फेमस लोगों के लिए इस्तेमाल किए जा रहे हैं, है ना। जैसे मैं अगर बताऊँ चतुर्भुज का, तो अब देखो चतुर्भुज 4 भुजाएं हैं जिसकी, अर्थात विष्णु भगवान। तो विष्णु भगवान, आप चतुर्भुज क्या हो गया? बहुवीरी हो गया। अब आप कहोगे मैम कि चतुर्भुज तो जो है आपका वाला समास भी होता है, क्या कहते हैं, द्विगु समास, तो आपने उसे बहुवीरी समास कैसे बोल दिया? तो अब देखो चतुर्भुज, अगर मैं सिर्फ बोलूँ चतुर्भुज, और आपको समास विग्रह नहीं दिया गया है आपके एग्जाम में, तो आप द्विगु समास भी लिखेंगे और बहुवीरी समास जो भी लिखेंगे, आपको दोनों में मार्क्स आपके टीचर दे देंगे। लेकिन अगर समास विग्रह करके दिया है, जैसे चतुर्भुज में अगर समास विग्रह करके दिया है 4 भुजाओं का समूह, तो इसमें आपको ये नहीं दिया है कि भाई चार भुजाएं हैं जिसकी, ये नहीं दिया है। हमें सिर्फ इतना दिया है 4 भुजाओं का समूह, यानी कि ये द्विगु समास, क्योंकि इसमें सिर्फ समूह की बात की गई है। लेकिन अगर पूछा जाए 4 भुजाएं हैं जिसकी, अर्थात विष्णु भगवान, ये दिया है समास विग्रह करके, 100% आपका बहुवीरी होगा, है ना। तो अब जो ये इसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, मैंने आपको ये बता दिया, ठीक है। पहला अंतर तो मैंने बहुवीरी और द्विगु में बता दिया आपको। अब यहाँ पे आओ नेक्स्ट, कर्मधारय और बहुवीरी में अंतर। अब देखो कर्मधारय कुछ ना कुछ रिलेशनशिप रखते हैं, लेकिन चतुर्भुज, अब आप कहोगे मैम क्या अंतर है? चतुर्भुज में तो हम यही कह रहे हैं 4 भुजाएं हैं जिसकी, और कर्मधारय में तो हम यही कह रहे हैं प्रधान है जो मंत्री। लेकिन प्रधान है जो मंत्री से कोई विशेष आदमी या विशेष हस्ती का हमें बोध नहीं हो रहा है। जैसे अगर मैं कहूँ त्रिलोचन, 3 लोचन, अर्थात 3 है लोचन जिसके, अर्थात शिव। लेकिन अगर मैं वही शब्द कहूँ नीलकंठ, तो नीला है जो कंठ, हालांकि नीला है जो कंठ, नीलकंठ जो शब्द है वो आपका जो है विष्णु भगवान के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि विष्णु भगवान का जो कंठ था वो नीला हो गया था जब राधा जी को शाप काट दिया था, तो वो अलग बात है। लेकिन अगर मैं आपको दूँ विद्याधन, विद्या रूपी धन, अब इसमें हम लोग बहुवीरी नहीं लगा सकते। प्रधान है जो मंत्री, यानी कि हम कोई विशेष आदमी की बात नहीं कर रहे, हम नॉर्मल प्रधानमंत्री की बात कर रहे हैं, है ना। तो यहाँ पे आपको समास का भी पूरा अच्छी तरह कॉन्सेप्ट जो है समझ में आ गया होगा डियर स्टूडेंट्स। तो ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपको चीज़ें पक्का समझ में आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर मोर अपडेट्स। थैंक यू।